Good evening, sir. Good evening, sir. So आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं to discuss about KVPY, right? And what should be the mode of preparation for KVPY that we are going to see. In fact, जो KVPY का एग्जाम है वो बेसिकली दो स्ट्रीम में है, 11 12 दोनों के लिए अलग अलग होता है. मतलब एग्जाम तो एक ही होता है बट क्वालिफिकेशन लिस्ट जो है दोनों के लिए अलग अलग होता है. बेसिकली अगर मैं 11th वालों के बच्चों के लिए बात करूं तो उनके पास 11th का तो सिलेबस होता ही है, लास्ट के कुछ पार्ट रह सकते हैं, बाकी उसके अलावा 12th का जो पार्ट होता है वो यू कैन से कि एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ 10th पार्ट होता है. ठीक है, जैसे 10th में आप लोगों ने जो 12th का टॉपिक होता है उसमें काफी कुछ कर रख, मतलब कुछ इनिशियल लेवल की चीजें कर रखी है. जैसे आपने ऑप्टिक्स कर रखी है, याद है आपको, लेंस मिरर वगैरह थोड़ा सा कर रखा है आपने. यस सर. हाँ, तो वो है. और दूसरा क्या है कि ये है आपके पास जैसे करंट हो गया, मैग्नेटिक्स हो गया, तो इनिशियल लेवल के क्वेश्चन उसमें रहते हैं. और उसके अलावा 11th के अपने पास काफी सारे क्वेश्चन रहते हैं. और इंटरव्यू जो होता है वो एक मेजर स्टेप होता है इसमें. और इंटरव्यू में वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा चेक करते हैं, मतलब कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो या आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे. इंटरव्यू नहीं हो रहा है. इंटरव्यू इस बार नहीं हो रहा है. ओके, तो Yes, नॉर्मली sir. इंटरव्यू बड़ा बढ़िया होता था, उसमें अच्छी अच्छी चीजें पूछते थे. मतलब आप जो इंटरेस्ट बताते थे उसमें पूछते थे. तो किसी ने बायोलॉजी बताया तो बायोलॉजी में कुछ पूछा उससे कि आपको क्यों बायोलॉजी अच्छा लगता है, तो इस टाइप की चीजें थी. अब तो वो तो खत्म हो गया. और एप्टीट्यूड लेवल पे अगर हम लोग बात करें, जो इसका एप्टीट्यूड टेस्ट है 7 नवंबर को, उसका लेवल आप थोड़ा सा HC वर्मा से हल्का सा ऊपर मान सकते हैं. दैट्स इट. ठीक है भाई. यानी नॉर्मली मेंस का लेवल आप मान सकते हैं, जो मेंस का जो लेवल होता है IIT के एग्जाम का वही लेवल है इसका. ठीक है भाई. ओके, तो ये चीज है. तो उसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी. ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो आज हम लोग ऐसा करेंगे, जैसे हम लोग जो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, एक तो पैरेलल में आपका उधर मैकेनिक्स वाला पार्ट चल ही रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग ना थर्मो से शुरू करेंगे, राइट. और थर्मो में जो लेवल है वो HCV का जो लेवल है उससे बस थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है, और बाकी जो कुछ ज्यादा होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो बेसिकली आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे. इस बार 7 नवंबर को है एग्जाम, पता है ना आप लोगों को? फॉर्म तो भर ही रखा होगा आप लोगों Yes, ने, yes, तो sir. ऑब्वियसली यू माइट बी नोइंग इट. ठीक है, ओके. और जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं उसकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे और थोड़ी सी एप्लीकेशन एबिलिटी डेवलप करने की कोशिश करेंगे. तो दो पार्ट में हमारा अप्रोच होगा. और अभी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे पास 1 महीने का टाइम है उसमें जो हमारी क्लास चलेगी उसमें थर्मो और वेव ये 2 पार्ट करने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल. हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है दोनों पार्ट करना, और कंप्लीट कमांड के साथ करना तो थोड़ा सा मुश्किल है इतने कम टाइम में, बट एनीवे वी विल ट्राई टू डू दैट, राइट. ठीक है. और इन बिटवीन आप एक काम कर लीजिएगा कि NCERT से ये सारा पार्ट एक बार कर लीजिएगा. ठीक है, पॉसिबल हो तो थ्योरी के लिए आप पढ़ लीजिएगा, राइट. NCERT है ना सबके पास? Yes, sir. हाँ, क्योंकि एप्लीकेशन एबिलिटी तो हम लोग कर लेंगे. ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो आसानी होते हैं लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए. ठीक है, ओके. सो लेट अस बिगिन, राइट. ओके, तो पहले पार्ट में हम लोग थर्मो की बात करेंगे. इनफैक्ट थर्मो में जो हमारा एनालिसिस होता है वो एक्चुअली पूरा जो थर्मो होता है, थर्मो का मतलब खाली थर्मो नहीं होता है. थर्मो का मतलब हमारे पास मल्टीपल टारगेट्स हो जाते हैं. जैसे थर्मो में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं नॉर्मली, जैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. और थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे, कैलोरीमेट्री की बात करेंगे, और फिर हम लोग हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, और फिर KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करेंगे, और फिर थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे. तो थर्मो में हमारे पास मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे. और अदरवाइज ये KVPY के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही. और ये भी मान लीजिए कि पूरा जो थर्मो है ना उसका मेन IIT में जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 10% होता है. मेरे समझ में आ रही है? 10% रोल थर्मो का IIT में, मतलब जो IIT का एग्जाम होता है उसमें 20% होता है. अभी KVPY के लिए तो क्या जरूरी है ही. ठीक है, अब थर्मो का मतलब मेरे लिए पूरा हीट है. हीट का मतलब थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट, और KTG का ये हीट ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और थर्मल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसके एप्लीकेशन. आ रही बस में? तो इसको हम लोग एक एक करके करने की कोशिश करेंगे.
तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के साथ स्टार्ट करेंगे, राइट? इज दैट क्लियर? यस और थोड़ा सा मैं उससे पहले थोड़ा सा आपको इलास्टिसिटी के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है? इलास्टिसिटी क्या है, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, राइट? ओके, तो बहुत सारी जगहों पे ये पैरेलल में चलाया जाता है थर्मल एक्सपेंशन, और ये सब जो है जैसे मैकेनिक्स के साथ साथ पैरेलल में चलाया जाता है। तो चलो हमारे यहाँ भी पैरेलल में चल रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। एक साथ दो टॉपिक्स हमारे चलेंगे, जो बच्चे ठीक है भाई? ओके, तो मैं यहाँ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, राइट? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, कुछ पूछना है? सर तो पेपर से पहले आप वेव्स और थर्मो करा दोगे? कोशिश करेंगे वेव का जितना दूर तक हो जाएगा। लास्ट में अगर नहीं हुआ है तो पूरा कंप्लीट आईआईटी के हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि बेसिक्स सारा कर लेंगे, ठीक है? थर्मो कोशिश करूंगा मैं पूरा एकदम आईआईटी के हिसाब से करा दूं, ठीक है? सर केवीपीवाई में थर्मो ज्यादा आता है? आइडिया ये है कि 11 का सिलेबस तो पूरा आता ही है, ठीक है? और उधर तो तुम लोग कर ही रहे हो, और इधर, ठीक है? ओके, क्योंकि मैं अपने स्टाइल से जब थर्मो कराता हूँ ना, तो मेरे को थर्मो करने के लिए मतलब पूरा थर्मो और थर्मोडायनेमिक्स मिला करके और ये करने के लिए मेरे को कम से कम जो है मतलब 12 क्लास करीब चाहिए होता है ठीक है भाई? तो देखते हैं कितना क्या कर पाते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, यस सर। आगे बढ़े, ठीक है? चलो तो अब कंटिन्यू करते हैं टाइम बर्बाद किए बिना, ठीक है? सबसे पहले हम लोग कंपोजिशन ऑफ मटेरियल की बात करते हैं। जैसे कोई भी मटेरियल है ना, ठीक है, कोई भी स्टेट हो, चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो, इन दोनों की बात करते हैं। गैस में तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरिएबल होता है। जैसे गैस होता है तो गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहता है या चेंज करता है? चेंज करते हैं। चेंज करेगा वो। जैसे मान लो बड़ा कंटेनर में रख देंगे, बड़ा वॉल्यूम ले लेगा, छोटे में छोटा लग देगा। अच्छा, जैसे मान लो 1 लीटर का पानी है, उसको अलग अलग कंटेनर में रखे तो क्या चेंज करता है? शेप चेंज करता है या वॉल्यूम चेंज हो जाता है? शेप चेंज होता है। यानी जानते हो क्या फंडा है यहाँ पे, कि जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल होता है वो कांस्टेंट रहता है गैस, इसमें लिक्विड में ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन एवरेज डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में कांस्टेंट रहता है। सॉलिड में भी वही होता है, सॉलिड में ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं होता, ठीक है? जैसे दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है और दूसरे दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो एंगल है वो कांस्टेंट रहता है तो सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है? और अगर एंगल वेरी कर सकते हैं तो वो लिक्विड हो जाते हैं, और अगर डिस्टेंस भी वेरी कर सकता है तो वो गैस हो जाती है, ठीक है भाई? तो इन जनरल अगर हम किसी सॉलिड मटेरियल की या लिक्विड की बात करते हैं तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल जो है वो फिक्स रहता है, ठीक है? ओके, एक ऑप्टिमम होता है। अगर आप कम करते हो वो डिस्टेंस को तो वो उसको रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करके अपोज करता है, ज्यादा करते हो तो एट्रैक्टिव फोर्स करके अपोज करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो एक रॉड है, ठीक है, और उसको हम एलोंगेट कर देंगे तो क्या होगा? ये रॉड है मान लो, ठीक है, और इसको मैंने खींच किया यहाँ पे ले आए तो क्या होगा बता सकते हो? खींच के यहाँ ले आए क्या होगा? सर मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। हाँ, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल्स के आप बीच में तुम ऐसा मान सकते हो स्प्रिंग टाइप का फोर्स है, तो वो क्या करेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसमें। हाँ, ऐसे फोर्स, ठीक है? ओके, यानी हर मटेरियल की टेंडेंसी होती है अपने शेप एंड साइज को कंटिन्यू करने की, ठीक है भाई? अगर लिक्विड है तो वॉल्यूम को कंटिन्यू करना चाहता है, और सॉलिड है तो शेप एंड साइज को कंटिन्यू करना। मतलब हर एक सॉलिड मटेरियल चाहता है अपना शेप एंड साइज को कंटिन्यू करना। कारण क्या होता है? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, उसकी ऑप्टिमम वैल्यू होती है। ज्यादा करोगे तो अपोज करेगा, कम करेगा। इसी को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब एवरी बॉडी हैज द प्रॉपर्टी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज अपॉन डिफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, राइट? लिख लो, इलास्टिसिटी ऑफ is the property of regaining original shape and size upon deformation, ठीक है? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, regaining its original shape and size upon removal of deforming force, upon removal of deforming फोर्स। यानी जैसे ये रॉड है, इसको हमने खींच दिया, मतलब थोड़ा सा लेंथ इसका बढ़ गया, जैसे अप्लाइड फोर्स हटा देंगे क्या होगा? ये ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाएगा। हाँ, तो यही इलास्टिसिटी है। अगर ये प्रवृत्ति ना हो तो उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जिसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। कोई एग्जांपल दे सकते हो अपने कॉमन लाइफ में प्लास्टिक बिहेवियर का? कोई एग्जांपल दे सकते हो प्लास्टिक बिहेवियर का एग्जांपल? जैसे मिट्टी का या आटा गुदा हुआ है, उस पर अगर बेलन चला देंगे तो क्या बन जाता है? मान लो आटा का स्फीयर है, उसमें बेलन चला दो, क्या बन जाएगा वो? सर्कल। सर्कल। हाँ, मतलब डिस्क बन जाएगा, राइट? यस सर। तो यस सर। जैसे ही बेलन हटा देंगे तो वापस बन जाएगा क्या स्फीयर? नहीं सर। नहीं बनेगा। ये कौन सा बिहेवियर हुआ? प्लास्टिसिटी, यानी उसको अपनी शेप एंड साइज रिगेन करने की टेंडेंसी नहीं है। तो क्या बिहेवियर हुआ? प्लास्टिक। जो हमारे कॉमनली फाउंड मटेरियल होते हैं वो इलास्टिक और प्लास्टिक के बीच में वैरी करते हैं, किसी में इलास्टिक कैरेक्टर ज्यादा, किसी में प्लास्टिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है भाई? यस यस सर। सर। हाँ, तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है इसको मेजर करने के लिए हम लोग ना कुछ अलग अलग बॉडी के हिसाब से कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, उनके टर्म में बात करते हैं। जैसे कोई लीनियर बॉडी है, उसका हमने लेंथ चेंज कर दिया, लेंथ बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, लिख लो। ठीक है, फॉर ए लीनियर बॉडी डिफॉर्मेशन इज नोन एज, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लिख लो, फॉर ए लीनियर बॉडी डिफॉर्मेशन इज नोन एज व्हाट? फॉर ए लीनियर बॉडी डिफॉर्मेशन इज नोन एज व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। हाँ, इफ डेल्टा एल ग्रेटर देन 0। सर लीनियर बॉडी क्या होता है? मतलब जिसमें लेंथ ही सिग्निफिकेंट है, बाकी एरिया और कुछ नहीं है, खाली लेंथ ही है मेनली। वन डायमेंशनल बॉडी। एरिया कम है। हाँ, जैसे रॉड हो गया, ठीक है, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया का सिलेंडर हो गया। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ, मतलब जिसका लेंथ के कंपैरिजन में बाकी चीजें बहुत नेग्लिजिबल हो उसको लीनियर बॉडी बोलेंगे। ठीक है, राइट? यस सर। यस सर। तो चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल से, अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेन क्या बोलते हैं? यानी उसमें जो फोर्स क्रिएट होगा वो स्ट्रिंग की तरह क्रिएट होगा, नहीं ऐसे? समझ आ रहा है? डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ। तब स्ट्रेन को क्या नाम दोगे? और डेल्टा एल अगर लेस देन 0 है तो इसको नाम देते हैं कॉम्प्रेसिव। मतलब लेंथ हम चेंज कर रहे हैं तो दो तरह से चेंज हो सकता है ना भाई, बढ़ा के और घटा के। लेंथ बढ़ा दिया तो क्या नाम दिया? टेंसाइल स्ट्रेंथ। और लेंथ घटा दिया तो क्या नाम दिया? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव। तो दो तरह के स्ट्रेंथ की हम लोग बात करते हैं। ठीक है भाई, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ठीक है, ओके। यस सर। जैसे रॉड को खींच दिया तो लेंथ बढ़ गया, रॉड को मतलब हम कंप्रेस कर देंगे तो इस तरह से। और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब चेंज इन लेंथ। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिफाइन कैसे होता है? डेल्टा एल बाय एल। क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज गिवन एज व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल क्या सर? स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज गिवन एज डेल्टा एल बाय एल। तो बताओ टेंसाइल में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। और कंप्रेसिव में नेगेटिव। हाँ, अच्छा। जो फोर्स क्रिएट होता है ना बॉडी में उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स जो बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग सीधा फोर्स को स्टडी नहीं करते, फोर्स पर यूनिट एरिया को स्टडी करते हैं। क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं, लीनियर बॉडी में जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है वो हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। लिख लो, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, कोई बात समझ में आ रही है? सर रिपीट कर दो। सर कैन यू रिपीट? हाँ, लिख लो, रिस्टोरिंग फोर्स along normal per unit area
is called normal stress. Restoring force along normal per unit area is called नॉर्मल स्ट्रेस. ठीक है. सर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है समझ नहीं आया. रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब बॉडी में जो मैंने डिफॉर्मेशन किया है, तो डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो वापस शेप लाने के लिए जो फोर्स जनरेट होगा बॉडी, जैसे मान लो इस रॉड को मैंने यहाँ खींच के यहाँ ले आया, डेल्टा ले आया, तो इस तरफ फोर्स लगेगा ना, रॉड के अंदर क्रिएट होगा ना भाई. यस सर. तो यही रिस्टोरिंग फोर्स is called normal. हाँ. रिस्टोरिंग फोर्स along normal per unit area is called normal stress. ठीक है. Yes sir. Yes sir. And restoring force along parallel to surface per unit area is called tangential stress. And सर पैरेलल टू. हाँ. And restoring force along parallel to surface per unit area is called tangential stress. Parallel to surface per unit area is called क्या? tangential stress. हाँ. जैसे ये डायग्राम देखो, ये लाइन मैंने नॉर्मल का बनाया. ठीक है भाई, तो ये नॉर्मल का लाइन है. या फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है इस एरिया पे, तो बताओ यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा और नॉर्मल क्या होगा. एरिया ए है, मतलब ये कोई सरफेस है जिसका एरिया ए है, उस पर ये रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ मान लो ऐसे, तो बताओ यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, टेंजेंशियल क्या होगा. तो फोर्स कैसे लगाया है? ये ऐसे लग रहा है, देखो फोर्स इंडिकेट किया ना डायग्राम में. ये फोर्स का डायरेक्शन, ये एंगल थीटा है. F sin theta. F cos theta नॉर्मल वाला होगा. हाँ, तो नॉर्मल हो गया एफ कॉस थीटा बाई एरिया है ना, ए पर यूनिट एरिया बोलते हैं ना. Yes sir. Yes sir. और टेंजेंशियल क्या बोलोगे? S sin F theta. cos theta. F sin theta by A. ठीक है. एफ कॉस थीटा मतलब फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल का ये नॉर्मल का डायरेक्शन है ना. क्यों भाई, क्लियर है? Yes sir. नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट अपन एरिया हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, और पैरेलल टू सरफेस जो कंपोनेंट है अपन एरिया हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस. क्लियर है? Yes sir. हाँ, तो ये दो स्ट्रेस की हम लोग बात करेंगे. ठीक है भाई. ठीक है. अच्छा ये बताओ, लीनियर बॉडी में कौन सा स्ट्रेस यूज होगा? Longitudinal Normal. strain. नॉर्मल वाला. ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यूज होगा और ये होगा. ठीक है भाई. क्यों? अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड कंसीडर करोगे तो ऐसे रिस्टोरिंग फोर्स होगा ना भाई. आ रही ना समझ में? Yes sir. जो सर टेंजेंशियल होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि सरफेस हाँ, एरिया कम है. बिल्कुल. वो तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसको अपोज करने के लिए ऐसे ही फोर्स क्रिएट होगा ना. तो नॉर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं. ठीक है. Yes. ओके. अब लिख लो यहाँ पे, इन लीनियर बॉडी, हालांकि सब तरह के बॉडी में ये होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है. ओके. तो अब हमारे पास एक हुक्स लॉ आता है, एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं हुक्स लॉ. लिखो, हुक्स लॉ. सुना है नाम तुम लोगों ने? तो नाम सुना है लेकिन पता नहीं. कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा. लिखो हुक्स लॉ. लिखो,
सर आप परपेंडिकुलर कह रहा हूँ सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका कह रहे थे? अभी आते हैं, हुक्स लॉ ही कहता है ये। अच्छा ठीक है, लिखो, इन ऑल टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। In all type of deformations, stress is proportional to in all types of deformation, stress is proportional to what? Strain. हाँ, सभी डिफॉर्मेशन में स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई? Yes, sir. तो लीनियर बॉडी में आप क्या लिखेंगे? स्ट्रेस क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स पर एरिया। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल बाई एल, यही होगा ना भाई? यस सर। अच्छा, ये डेल्टा एल को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है ये फोर्स? सपोर्ट कर रहा है। अरे मतलब ये जो फोर्स क्रिएट हुआ है बॉडी में, वो क्या चाहता है? डेल्टा एल बड़ा हो जाए कि छोटा हो जाए? सर फोर्स बड़ा हो जाएगा तो डेल्टा एल बड़ा हो जाएगा। भाई मेरे मतलब वो क्या चाहता है? बॉडी का ओरिजिनल शेप चाहता है ना, यानी डेल्टा एल 0 हो जाए, यही तो चाहता है वो। यस सर। तो डेल्टा एल के ऑपोजिट क्रिएट होगा ना ये। हाँ सर। क्या तो से ये समझ में आया? मतलब अगर मैं लेंथ बढ़ा दूंगा तो बॉडी के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या चाहेगा? लेंथ बढ़ाना चाहेगा, घटाना चाहेगा? सर घटाना। तो इसका मतलब अपोज कर रहा है ना डेल्टा एल को। यस सर। मैग्नीट्यूड वाइज तो प्रोपोर्शनल है, लेकिन डायरेक्शन वाइज तो डेल्टा एल को अपोज कर रहा है ना, तो ये होगा। ठीक है? यस सर सर। फर्क क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन में, वो एक बार समझा दो। अरे स्ट्रेन का मतलब डिफॉर्मेशन हो गया, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। लिखवाया तो है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया? डेल्टा एल बाय एल डिफाइन किया ना। हाँ ठीक है सर, यस सर। और और सर यहाँ स्ट्रेस पे क्या है? एफ जो होगा, हाँ, सर फोर्स। एफ कॉस थीटा होगा ना? हाँ, एफ कॉस थीटा तब होगा जब दोनों तरफ का फोर्स हो। लीनियर बॉडी में तो नॉर्मल फोर्स ही होता है ना। हाँ ठीक है सर, यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा ना भाई। यस सर। इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हियर y इज material constant known as Young's modulus of elasticity। ठीक है? कैपिटल Y क्या है? Here capital Y is material constant known as Young's modulus। हाँ बिल्कुल, here capital Y is material constant known as Young's modulus of elasticity। क्लियर है भाई? सर ये भी रिस्टोरिंग की तरह नेगेटिव साइन बस डायरेक्शन डिपेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, एकदम स्प्रिंग की तरह आ जाएगा। यहाँ पे तुम सॉल्व करो क्या आ जाएगा। हाँ सर, मतलब पॉजिटिव लेके ही करेंगे इसमें भी, जैसे स्प्रिंग में कर रहे थे। बिल्कुल, यहाँ पे ये फॉर्मूला बना, ध्यान से देखना। एक्चुअली स्प्रिंग का यही मैकेनिज्म ही है। समझ में आ रहा है? ये बन गया, यानी देखो, जो वो रॉड है उसका एरिया तो मेटेरियल का तो गिवन है, वाई मेटेरियल का प्रॉपर्टी है, एल ओरिजिनल लेंथ है, तो ये सब कांस्टेंट हो गया ना भाई। अगर मैं ए वाई बाय एल को कांस्टेंट मान लो तो ये के की तरह आ रहा है। किसकी तरह आ रहा है? सो यू कैन सी, एक्चुअली स्प्रिंग भी इसी पे काम करती है। ठीक है? ए रॉड इज जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। अगर आप स्प्रिंग फोर्स का देखेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है? माइनस के एक्स। तो अगर मैं रॉड को एक स्प्रिंग की तरह मान लूं तो के क्या है? सर ए वाई अपॉन एल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ये लिख लो। ए रॉड बिहेव्स लाइक ए रॉड इज जस्ट लाइक ए स्प्रिंग with spring constant what?
AY/L. हाँ, ये रॉड इज जस्ट लाइक ए स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट AY/L. ठीक है भाई, ओके. Yes sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एक स्प्रिंग को काट दूंगा तो आधे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? ओरिजिनल का मान लो K था, तो आधे स्प्रिंग का क्या होगा? K/2. K/2. अब ध्यान से सोच के जवाब दो, यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे सामने है. Sir, K. नहीं, सर रिपीट कर दो एक बार क्वेश्चन. अगर एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ठीक है. अब 2K. आधा मैंने काट दिया, तो आधे का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 2AY/L यानी क्या हो गया, ओरिजिनल से क्या हो गया? डबल. डबल. टाइम्स हाँ, डबल हो गया. यानी ये ध्यान दो, किसी भी स्प्रिंग में जो हम लोग बोलते हैं ना, स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है. क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. हाँ, क्यों होता है? क्योंकि जब आप छोटा करेंगे लेंथ तो K ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, ओके. सर समझ नहीं आया आपने क्या बोला. मैं मतलब क्या कह रहा हूँ, ट्वाइस हो जाएगा ना. हाँ ट्वाइस हो जाएगा. तो एक्चुअली K जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो लेंथ आधा करेंगे तो K डबल हो जाएगा ना. हाँ यस सर. K 1/3 करेंगे तो लेंथ 1/3 करेंगे तो K क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा. हाँ बिल्कुल सही. यानी अगर आप स्प्रिंग को काटते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा हो जाता है. समझ में आ रही बात? यस. Yes. हाँ, तो ये बिल्कुल स्प्रिंग जो है ना, वो हुक्स लॉ का ही फॉलो करता है. कई बार लिखा रहता है स्प्रिंग फॉलोइंग हुक्स लॉ. ठीक है. एक्चुअली एक रॉड जो है, रॉड का जो मेटल का जो बिहेवियर, वही स्प्रिंग का बिहेवियर. ठीक है भाई. यस सर यस सर. Yes. हाँ, ओके. अब यहाँ पे ना कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं. जैसे मान लो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे, तुम बता सकते हो. ठीक है, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो जरा. ए वेरी हाई load of weight W is suspended through a light rod of length वेरी L. हाई A very high load of weight W. A very high weight. Sorry. A very high load of weight W is suspended through a rod of length L, cross section area A, Young's modulus of velocity Y. ठीक है. सर इज सस्पेंडेड टू. सर एक और बार रिपीट कर दीजिए. A very high load of weight W is suspended through a light rod of length L, cross section area A, Young's modulus of velocity Y. ये बस ये क्वेश्चन का ये है, ये इंफॉर्मेशन. ठीक है भाई. लेंथ क्या है? L. क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A. यंग्स मॉडुलस वेलोसिटी क्या है? Y. क्लियर है? डायग्राम दिख रहा है ना भाई? हाँ. क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलोंगेशन इन द रॉड? क्वेश्चन है, व्हाट इज सर द क्वेश्चन एक और बार रिपीट कर दीजिए. a very high load of weight W is suspended through a light rod of length L, cross section area A, Young's modulus of velocity Y. WL/AY. हाँ. What is the elongation in the rod? ये क्वेश्चन. ये होगा ना WL/AY. बिल्कुल सही. W जो वेट है उसी को बैलेंस करना है, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो W हो गया. सर इसमें फिर से माइनस को वो कर देंगे ना, इग्नोर. हाँ बिल्कुल, इग्नोर नहीं करेंगे. माइनस का काम है वेट को अपोज करना, तो मैग्नीट्यूड वाई तो वही है ना, वेट W हाँ के सर, मतलब बराबर. वो साइन बाद में लगा सकते हैं ना. हाँ बिल्कुल. ठीक है. आंसर है WL/AY. क्लियर है सबको? Is it clear to everyone? यस सर.
देखो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का काम है वेट को बैलेंस करना, यानी रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना। एफ माइनस हो ए गया, वाई एल हाँ इंटू एफ का डेल्टा एल। एफ हो गया डब्ल्यू, माइनस लेना नहीं क्योंकि ऑलरेडी अपोजिंग ले ही लिया डायरेक्शन वाइज। ए वाई बाई एल और डेल्टा एल पूछा हुआ है, क्या है आंसर, डब्ल्यू एल बाई वाई। क्लियर है सबको? सर अपोजिंग का क्या आपने पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड्स ही ले लिया? अपोजिंग का मतलब ये हुआ एक्सटेंशन यूं होगा ना भाई, डेल्टा एल नीचे होगा ना, खींचेगा हाँ नीचे सर। ना, अब यस फोर्स सर। यूं होगा रिस्टोरिंग, हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड ले सकते हो ना डायरेक्शन में। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये हो गया हुक्स लॉ, समझ में आया? ओके, इसके साथ साथ एक और बात होती है, पता है, अगर आप किसी भी मटेरियल में स्टैंडर्ड मेटेलिक बॉडी में स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ देखेंगे तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, उस पर हम चलो कुछ थ्योरी वाला बात तुम लोग एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, ठीक है, इलास्टिसिटी चैप्टर, ठीक है? ओके, Yes, sir. अगले क्लास में उसको डिस्कस कर लूंगा मैं, 2 मिनट का काम है, लेकिन वो तुम पढ़ के आओ तो तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है? यस सर। अच्छा, अगर ये स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है रॉड, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी भी होगा ना? हाँ सर। तुमको पता है कि स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एक स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता? बताता हूँ, देखो, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के स्क्वायर। क्या? क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज गिवन एज हाफ के स्क्वायर, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करो, मतलब किसी रॉड को आपने लेंथ बढ़ा दिया, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा? हाँ सर। हाँ, तो लिख लो, तो फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, लिख लो, फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज गिवन एज हाफ इंटू ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, ठीक है? सर पोटेंशियल एनर्जी फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हाँ सर, स्ट्रेन। यानी लीनियर डिफॉर्मेशन लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी फॉर लीनियर डिफॉर्मेशन इज गिवन एज व्हाट? हाफ ए वाई बाई एल डेल्टा एल का स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको? सर स्ट्रेस का भी है अलग? आते हैं, अभी अपने आप ही आएगा, देखो ना, बनने का बड़ा शानदार फॉर्मूला बनता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अरे स्ट्रेन और स्ट्रेस तो साथ साथ है ना भाई, स्ट्रेन होगा तो स्ट्रेस भी तो होगा। यस सर। तो मैंने लीनियर डिफॉर्मेशन लिखा है, क्या लिखा है? जब भी आप लीनियर डिफॉर्मेशन करेंगे बॉडी में, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ ए वाई बाई एल डेल्टा एल का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, माइनस हाफ हो जाएगा ना सर, इसमें हम कर लेंगे ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल ले लेंगे अलग से। हाँ, नहीं नहीं, रुको रुको, अभी सुनो, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है? अच्छा, इसको मैंने क्या किया ना, y इंटू डेल्टा एल बाई एल लिख दिया। क्या लिख दिया? हाँ, इंटू डेल्टा एल बाई एल लिख दिया, दिख रहा है? इंटू ए एल लिख दिया, उसी चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है? सर समझ नहीं आया ये। अरे भाई, ये जो उसके ऊपर जो लिखा है ना, उसी को ऐसे लिख दिया, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो ना, हाँ यस सर। सबको कंफर्म करो, क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, तो ये डेल्टा एल बाई एल क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हाँ, और y डेल्टा एल बाई एल क्या है? स्ट्रेस है ना भाई? अरे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था ना? यस सर।
तो वाइट से मल्टीप्लाई किया तो यही आया था ना। ये क्या है? सर एरिया भी तो होगा सर। एरिया और एल इधर लग दिया हमने। हाँ ठीक है सर। ठीक, ए एल क्या है? वॉल्यूम। हाँ, यानी आप ये बताइए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, समझ में आया? राइट। यस सर। हाँ लिख लो। इन एनी इलास्टिक बॉडी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन एज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इन एनी इलास्टिक बॉडी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन एज क्या? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। हाँ, अगर इसी को स्ट्रेस के टर्म में लिखें तो क्या होगा? स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस बाय वाई होता है ना। यस सर। तो क्या इसको स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y भी लिखा जा सकता है? हाँ सर। You can also write it what? Stress square upon 2y. क्लियर है? सर यहाँ पे U अभी भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है ना। U तो हाँ पोटेंशियल एनर्जी, U पोटेंशियल एनर्जी फॉर लीनियर डिफॉर्मेशन, ठीक है। ओके। लेकिन अब जो ये फॉर्मूला है ना सारे इलास्टिक बॉडी में लगता है, सारे इलास्टिक बॉडी में यही फॉर्मूला लगता है, ठीक है। किसी भी इलास्टिक बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन या स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y। क्लियर है? ये यस सर। डिराइव भले ही मैंने लीनियर बॉडी के लिए किया है, लेकिन ये फॉर्मूला वैलिड सब टाइप की बॉडी के लिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, इस तरह से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, यानी अब किसी भी लीनियर डिफॉर्मेशन में करस्पॉन्डिंग अगर पूछा जाए तुमसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है तो बता दोगे? बता दोगे? यस सर। हाँ, और ध्यान देना अगर स्ट्रेस थ्रू आउट सेम है तब तो कोई बात नहीं, अगर स्ट्रेस थ्रू आउट सेम नहीं है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है। ओके, तो अभी चलो एक दो क्वेश्चन में ऐसा ले रहा हूं जिसमें सर जो हमने हाफ ए वाई बाय एल डेल्टा एल स्क्वायर जो लिया था वो तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल के लिए ट्रू है ना। हाँ, लेकिन रिजल्ट सबके लिए ट्रू है। हाँ ठीक है, यस सर। प्रूव करने के लिए मैंने लीनियर बॉडी लिया है, लेकिन जो रिजल्ट है वो दैट इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी। ठीक है, राइट? यस सर। अच्छा, अब दूसरा एक पॉइंट क्या होता है, जैसे स्ट्रेस है ना, कोई जरूरी नहीं कि सब जगह सेम हो, वेरी कर सकता है। ठीक है, सेम भी रह सकता है, वेरी भी कर सकता है। ठीक है, ओके। तो अब उसी क्वेश्चन में वापस जाओ। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ना, ऐसे क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन पूछा था। यस सर। याद है ना? हाँ सर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द रॉड? इस डायग्राम में बताओ, व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द रॉड? बताओ, व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द रॉड? इस डायग्राम में अगर मैं पूछूं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रॉड में कितना होगा तो बता सकते हो क्या? बताओ, व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड?
हाफ वाई। नहीं, इस W दिया हुआ है, L दिया हुआ है, A दिया हुआ है, Y दिया हुआ है, बताओ। हाफ ए वाई डेल्टा एल स्क्वायर। हाफ AY डेल्टा एल स्क्वायर बाय एल, मतलब सर हाफ इंटू ए वाई डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल। हाँ, डेल्टा L कितना है? डेल्टा L भी तो निकाल चुके हो तुम। डेल्टा L तो निकाले हो ना तुम? हाँ सर, डब्ल्यू एल बाई ए वाई। बस, तो अब वो रख दो। क्या हो गया? अल्टीमेटली तुम देखना WL/2 आ जाएगा आंसर। आ गया क्या? WL/2 आया? सर, W∆L/2, एक डेल्टा एल को W के टर्म में लिख दो, W∆L/2, यानी फाइनली तुम्हारा आंसर आ रहा है W²L/2 AY। ये आ रहा है क्या? यस सर, ये आ रहा है। और अगर डेल्टा एल में टर्म में लिखोगे तो W∆L/2 आ जाएगा, राइट? नहीं आ रही बात में? मतलब एक डेल्टा एल को तो मैं W के टर्म में लिख देता हूँ, एक डेल्टा एल को छोड़ देता हूँ, तो आंसर W∆L/2 भी लिख सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, डन एवरीवन? क्या? यस सर, क्लियर है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात है, देखो ये लाइट रॉड है ना, कैसा रॉड है ये? लाइट रॉड मतलब मासलेस रॉड। यानी यहाँ पे जो टेंशन है और यहाँ पे जो टेंशन है, जो यहाँ पे टेंशन है, सब सेम है या अलग अलग है? सेम है। और अगर इसमें रॉड का मास भी सिग्निफिकेंट कर देते तो सर बॉटम वाले में ज्यादा होता है, अपर में कम होता है। हाँ, तब हमको क्या करना पड़ता, पता है? इंटीग्रेट करना पड़ जाता है। और कोई ऐसा केस हो जिसमें स्ट्रेस वेरी कर रहा हो, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए या एलोंगेशन निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है भाई? सर ऐसे वाले आते हैं क्वेश्चंस? आ सकते हैं ऐसे, तो मतलब केपीएम ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आना चाहिए, बाकी लिख लो, थ्योरी की तरह लिख लो ये बात। ठीक है, ठीक, थ्योरी की तरह लिख लो। लिख रहे हो? यस सर। लिख लो। इफ द स्ट्रेस वेरीज विद द डिस्टेंस, if the stress varies with the distance, if the stress varies with the distance, लिख रहे हो? यस सर। ठीक है, total elongation and total potential energy, total elongation and total potential energy is calculated by integration. Total elongation and total potential energy is calculated by इंटीग्रेशन। integration after considering a small element.
ठीक है भाई, सर स्मॉल एलिमेंट आफ्टर कंसिडरिंग स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, मतलब एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट के ऊपर एलोंगेशन निकाल के टोटल एलोंगेशन निकालेंगे। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम ले ही लेते हैं, चलो ठीक है, यहीं पे ले लेता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये टॉपिक, इसको थ्योरी की तरह ही ले लो, लिखो elongation of a rod hanging by its own weight। एक रॉड है, इसका मास m है, क्या है, ठीक है, लेंथ l है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, ये दिया हुआ है, ठीक है, यस सर। और g तो खैर जानते ही होता है क्या, g तो जानते हो ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यस सर। तो इसका एलोंगेशन बताना है, कैसे बताएंगे? अब चूंकि इसमें देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूंगा इससे लोएस्ट पॉइंट से एक्स हाइट पे क्या टेंशन है, तो क्या बताओगे? लोएस्ट पॉइंट से एक्स हाइट के नीचे कितना वेट है? यहाँ का टेंशन अगर हम टी कहें तो टी क्या होगा? mg। नहीं, mg तो टोटल वेट है ना, यहाँ पे इसके नीचे जितना वेट होगा उसी का टेंशन यहाँ होगा ना। एक्स हाइट पे समझा नहीं मैं कह रहा हूँ एक रॉड अगर खुद के वेट से हैंग कर रहा है तो उसमें थ्रू आउट टेंशन सेम होगा क्या? नहीं सर, टेंशन वेरी करेगा। तो अगर नीचे से एक्स हाइट पे पूछेंगे तो कितना टेंशन होगा? टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ अगर एल है रॉड का, तो नीचे से एक्स हाइट पे टेंशन कितना आएगा, बता सकते हो? सर एल माइनस एक्स का जितना मास है मतलब तो तुम ये कहो नीचे, इस पॉइंट के नीचे जितना मास है उसका वेट लोगे ना। यस सर। तो मास अगर टोटल मास अगर एम है और एल लेंथ का मास है में बटा हुआ है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हुआ? m by l। तो एल लेंथ का मास कितना हुआ एक्स लेंथ का? m by lx। तो टेंशन कितना आ गया? mg by l इंटू एक्स, ये है ना? यस सर। हाँ, और जस्ट लोएस्ट पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 है और हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या है? हाईएस्ट पॉइंट पे सर होगी mg। हाँ, यानी टेंशन हाइट के साथ वेरी कर रहा है, विजुलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। हाँ, तो ऐसे केस में अगर एलोंगेशन पूछा जाएगा तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस तो टेंशन अपॉन एरिया होगा ना। क्या सर? स्ट्रेस तो टेंशन अपॉन एरिया होता है ना। अरे Yes, स्ट्रेस sir. तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, टेंशन तो फोर्स है ना, फोर्स अपॉन एरिया क्या आ गया? तो देख लो इस क्वेश्चन में स्ट्रेस फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो अब ऐसे केस में अगर एलोंगेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। हाँ, तो पहले हम लोग छोटा सा एलिमेंट लेंगे, मान लो यहाँ पे एक्स लेंथ के ऊपर मैंने डीएक्स लेंथ का एलिमेंट लिया, क्या इसके ऊपर चेंज इन लेंथ मान लो डीवाई हो गया, तो स्ट्रेन क्या हो गया इस एलिमेंट का? डीवाई बाय डीएक्स। समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं आया समझ में? अगर इस लेंथ के ऊपर मैंने डीएक्स लेंथ कंसीडर किया तो वो डीएक्स लेंथ ही रहेगा या थोड़ा बढ़ जाएगा? क्या सर? अगर इसके ऊपर छोटा सा लेंथ डीएक्स कंसीडर कर रहे हैं, नेचुरल लेंथ मान लो उसका डीएक्स था, तो अभी जो लेंथ होगा वो डीएक्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लेंथ गेन करेगा ना, ये हाँ सर। जो एक्स्ट्रा लेंथ गेन करेगा उसको डीवाई लिख दिया, तो स्ट्रेन क्या हो गया? डीवाई बाय डीएक्स हुआ ना? हाँ सर। नहीं आई बात समझ? सर डीवाई वो है ना जितनी उसने एक्स्ट्रा गेन करी। हाँ, और डीएक्स उसका ओरिजिनल लेंथ है, तो डीवाई बाय हाँ डीएक्स सर, स्ट्रेन डेल्टा हुआ एल ना। बाय एल बाय हो गया हाँ, एक तरह और से। स्ट्रेस क्या, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस बाय वाई होता है। हाँ सर। यानी डीवाई क्या हो गया? सर वाई होगा ना, वो ए नहीं होगा। नहीं, एस एक्स बाई, सॉरी एस एक्स, हाँ, तो एस एक्स हो गया ये। नहीं, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस अपन वाई होता है ना। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ सर, तो कैपिटल वाई वाई। होगा।
कैपिटल वाई अलग चीज है, स्मॉल वाई अलग चीज है, ठीक है। यस सर। तो डी वाई क्या हो गया? dx sx by y। हाँ, अब टोटल डी वाई निकाला, यानी टोटल लेंथ चेंज निकाला है, तो कैसे निकालेंगे? जीरो से डेल्टा एल, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से एल तक। एक्स की वैल्यू जीरो से एल तक में क्या टोटल चेंज हुआ, समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर 1/y बाहर ले लेंगे ना हम कांस्टेंट के तौर पे। हाँ, एम जी बाई एल बाहर ले लेंगे। हाँ, 1/y बाहर लेंगे, वो सारा गैप हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो सर mg/LAY हम बाहर ले हाँ लेंगे बिल्कुल सही, और फिर बहुत वो बढ़िया, x² by 2 हो जाएगा। बढ़िया, बिल्कुल सही। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आया था? sx बाई y, ये आया था ना? यस हाँ, सर। तो कंक्लूजन क्या हुआ? dy इक्वल टू व्हाट? 1/y sx इंटू dx हो गया ना भाई। तो यहाँ Yes, पे sir. जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? जीरो से लेकर डेल्टा एल, यानी टोटल चेंज इन लेंथ, और जीरो से लेकर एल। ठीक है, समझ में आया? यही बात मैं बोल रहा था। ओके यस ओके। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं, बताओ कितना एलोंगेशन होगा, तो बता सकते हो? LHS तो डेल्टा एल हो गया, यानी टोटल एलोंगेशन आ गया, और RHS सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? सर। इसका आएगा mg/L² by 2LAY। हाँ, SX तो ऐसे ही छोड़ देंगे, mg/L छोड़ देंगे, L तो dx हो गया L² by 2, तो mg/L/2ay होगा क्या? हाँ सर, mg/L/2ay। यस, तो एलोंगेशन हो गया हमारा फाइनली क्या? सर। mg/L/2a। समझ में आया? यानी कभी अगर स्ट्रेस डिस्टेंस का फंक्शन हो तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा, राइट? ठीक है, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकालने में भी इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ का कहानी। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग एक तुम लोग पढ़ के आना स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पे चले जाएंगे। क्या नेक्स्ट क्लास का मेरा टारगेट है? क्या क्या? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ और थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, दैट द टू थिंग्स वी विल ट्राई टू गेट। ठीक है, हालांकि थर्मल एक्सपेंशन में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी हो जाए। ठीक है, अगली क्लास का मेरा टारगेट है, नहीं अभी इलास्टिसिटी में सिर्फ बचा हुआ, अभी मतलब 2 क्लास में, और मतलब 2 घंटा और चाहिए मुझे थर्मल एक्सपेंशन और इलास्टिसिटी में, बस थोड़ी मोड़ी बातें बची हुई, ज्यादा नहीं बची। ओके, जैसे इलास्टिसिटी के और भी फॉर्म होते हैं, जैसे टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है एक, और जैसे कई बार ना हम लोग डिफॉर्मेशन ऐसे क्रिएट करते हैं कि पैरेलल टू सरफेस टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट करते हैं, तो उस तरह के डिफॉर्मेशन को हम लोग, ठीक है, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन। उसी तरह से वॉल्यूम कम ज्यादा कर देते हैं, तो वॉल्यूम में जैसे कोई लिक्विड को सप्रेस कर दिया तो उसका वॉल्यूम कम हो गया तो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो जाएगा ना। यस सर। हाँ, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या स्ट्रेस। बल्क मॉडल्स इलास्टिसिटी का यूज करते हैं, मतलब फंडा तो बेसिक यही रहता है, लेकिन अलग अलग 2-3 तरह के स्ट्रेन है जो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 10-15 मिनट लगेगा, तो वो करके अगले क्लास में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन शुरू कर देंगे। ठीक है भाई? यस सर।